नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू साध्य द एब्सोल्यूट एम। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड्स डिबेटेड टॉपिक। तो आज का टॉपिक है वैक्सीन, राइट। सो वैक्सीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड डिबेटेड टॉपिक इन टुडेज वर्ल्ड। अगर आप न्यूज़पेपर उठा के देख लें या फिर न्यूज़ चैनल्स देख लें या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एनीवेयर, so vaccine related to COVID-19 novel coronavirus is been out everywhere। तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि वैक्सीन ज़रूरत क्यों है हमें, वैक्सीन का मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है। तो इस स्मॉल कंसेप्चुअल वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि ये थोड़ी थोड़ी जानकारी हम इसमें आपको देने की कोशिश करें। सो नाउ I would like to start with there are 5 things जिसके तहत हम बात करेंगे। पहला ये कि वैक्सीन होती क्या है, दूसरा कि क्या ज़रूरत आ गई वैक्सीन की और इसकी डेवलपमेंट कैसी होती है, तीसरा इम्यूनिटी, चौथा वैक्सीन किन फेजेस से गुजर के एक वैक्सीन बनती है स्टार्टिंग फ्रॉम द लैब टिल वी इंजेक्ट, fourth is the main what are the main types of vaccine available in the market. 5 is I think the last topic which everybody is hampering about, everybody is harboring on कि इंडिया के पास खुद वैक्सीन देने की इतनी कैपेसिटी, लगवाने की इतनी कैपेसिटी में लोग अवेलेबल हैं, फिर भी वो बाहर क्यों वैक्सीन दूसरे कंट्रीज में क्यों भेज रहे हैं। वैक्सीन अब एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल फॉर्मेशन है, प्रिपरेशन है, केमिकल प्रिपरेशन है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वो प्रिपरेशन इंजेक्ट की जाती है ताकि हमें एक इम्यून रिस्पॉन्स मिले, हमारी इम्यूनिटी बढ़े, हमारी एंटीबॉडीज़ हैं वो एक्टिवेट हों, और जब हमारी एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट होंगी तो कोई भी पैथोजन, कोई भी वायरल बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आएगा, उसे वो किल कर सकता है। तो वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके वजह से हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है, इम्यून सिस्टम काम करता है बहुत तेज़ी से, और इस वजह से हमारी बॉडी में जितने भी पैथोजेंस हैं उनको एक एंटीवायरस के तहत उनको क्लीन करता है, क्लियर करता है। तो एक स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है वैक्सीन हमें क्यों इंट्रोड्यूस करना चाहिए। वैक्सीन की हमें ज़रूरत क्यों है, वाई देयर हैज़ बीन नीड ऑफ वैक्सीन। सो वी विल अंडरस्टैंड हियर विद अ स्मॉल एग्जांपल कि वैक्सीन हमें किसी भी प्रोलॉन्ग्ड डिजीज़ को कॉज करने से बचाती है। कोई भी इंफेक्शियस डिजीज़ हो या फिर कोई डिजीज़ जो कि लॉन्ग टर्म पे चली आ रही हो, उस डिजीज़ को बचाने के लिए हम वैक्सीन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ this has been in the market in before as well, like in terms of polio, hepatitis B, C, BCG vaccines और measles, rubella, rabies, ये सारी वैक्सीन्स आ चुकी हैं ऑलरेडी मार्केट में कन्वेंशनल मेथड से, और स्टिल लोग यूज़ करते हैं। वैक्सीनाइजेशन होता है, डोजेज दिए जाते हैं अभी भी, क्योंकि ये प्रीवेलेंट है और ये सेफ है, इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है, तो आज भी इसकी यूसेज होती है। नाउ कुछ एस्पेक्ट्स वैक्सीन के ये होते हैं कि एक ह्यूज डेमोग्राफिक, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इज़ मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ रिच एंड पुअर, मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ प्रिविलेज्ड एंड अंडर प्रिविलेज्ड, तो ये एक वैक्सीन सबके लिए समान काम करे, इस वजह से भी वैक्सीन ज़रूरी है। क्योंकि वैक्सीन की डेवलपमेंट तभी होती है जब कोई भी बीमारी एक मास लेवल पे, एक बहुत बड़े लेवल पे लोगों को अफेक्ट करती है, इसलिए भी वैक्सीन ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट इसका है कि इट कवर्स द वुल्नरेबल क्लास ऑफ द सोसाइटी। वुल्नरेबल क्लास इज चिल्ड्रंस एंड एल्डरली पीपल। ये एक ऐसा क्लास है जहाँ पे वैक्सीन की सेफ्टी और एफिकेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चिल्ड्रन एक ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, उनको वैक्सीनाइजेशन, टीकाकरण बहुत ज़रूरी होता है, because they are prone to any pathogens, and simultaneously with elderly people, क्योंकि elderly होते होते कुछ कोमोर्बिडिटीज आ जाती हैं, जैसे
और भी मेडिकल कंडीशंस, एस्थमा हो गया, मेडिकल कंडीशंस में बीपी, शुगर एंड सो एंड सो फोर्थ, देयर आर सेवरल मेडिकल कंडीशंस. सो एक वैक्सीन सबके लिए समान काम करे, या एक ऐसी कोई ड्रग जिसके लिए समान काम करे, उसको इंट्रोड्यूस कराना बहुत 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 ज़रूरी है. साइमल्टेनियसली द लास्ट पॉइंट विच आई थिंक कि वैक्सीन की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि हम एक प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक एक दवा खाते रहते हैं. अभी भी अगर हम नोवल कोरोना वायरस की बात करें तो वैक्सीन आने से पहले हमें ढेर सारी दवाइयाँ खानी पड़ती थी. कभी एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, फिर पैरासीटामोल, देन जिंकोविट, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ. इज लाइक बहुत सारी दवाइयाँ हमें एक क्यूमुलेटिव हमें खानी पड़ती थी, ताकि हमें वो चीज़ वो लॉन्ग टर्म तक ना खानी पड़े. इसलिए हम वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो 1 या 2 डोज में हम उस बीमारी से, उस इन्फेक्शियस डिजीज़ से छुटकारा पा सकें. सो ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट नीड है किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को रोकने के लिए जो कि मास लेवल पे है. क्या ध्यान में हमें रखना चाहिए अगर कोई भी वैक्सीन डेवलप कोई कर रहा है, कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी या फिर कोई लैब उसे डेवलप कर रहा है? हमें ध्यान में 2 बातें रखनी होती हैं. पहली, एक सेफ्टी, कि अगर हम एक लार्ज पॉपुलेशन को उससे वैक्सीनाइजेशन कर रहे हैं, टीकाकरण कर रहे हैं, तो वैक्सीन की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है. उसकी साइड इफ़ेक्ट्स उसमें नहीं होने चाहिए. तो ही एक फार्मास्यूटिकल कंपनी या फिर कोई रिसर्च लेबोरेटरी या गवर्नमेंट उसको इंट्रोड्यूस करेगी. अगर सेफ नहीं होगी तो ऑफ कोर्स वो नहीं इंट्रोड्यूस होगी. सेकंड इज अबाउट एफिकेसी. एफिकेसी इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन. व्हेन वी से इफेक्टिवनेस, 2 तरीके की डिजीज़ होती हैं. एक होती है प्रिवेंटिव अगेंस्ट डिजीज़, एंड सेकंड इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन. तो जब भी हमें कोई डिजीज़ कॉज होती है तो उसकी स्टार्टिंग इन्फेक्शन से ही होती है. इन्फेक्शन जब एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक हो, धीरे 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 हमारे सेल्स को, वो हमारे न्यूक्लियस को वो म्यूटेट करता है, तब जाके वो एक डिजीज़ का फॉर्म होती है. तो वैक्सीन दोनों फेज़ में काम करनी चाहिए. अगर वो इन्फेक्शन से डिजीज़ बन गया हो तो भी उसको रोक सके, अगर वो इन्फेक्शन स्टेज में हो तो भी उसको रोक सके. What is इम्यून सिस्टम? सो इम्यूनिटी जो आजकल हम बात करते हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, विलेज में जो रह रहा है उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है. सो इम्यूनिटी 3 तरीके की होती है. एक जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी, द इम्यूनिटी विच यू गॉट बाय बर्थ. फॉर एग्जांपल, अगर आपको ठंडा गर्म सूट कर रहा है, या फिर चेंज ऑफ वेदर सूट कर रहा है, या फिर आप कुछ नॉर्मल खाना भी खा रहे हैं, वो अगर आप सूट कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, आपकी बॉडी रेजिस्ट कर रही है, तो इट्स ए नॉर्मल बेसिक आउटलाइन जो आपकी बॉडी का है, वो अगर कंसिस्ट, वो सस्टेन कर रहा है, तो एक नेचुरल इम्यूनिटी है जो आपको बाय बर्थ मिलती है. सेकेंड इज अडेप्टिव इम्यूनिटी. अडेप्टिव इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं. एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमें एडमिनिस्टर की जाती है. लेट्स से एग्जांपल ऑफ अ वैक्सीन. तो वैक्सीन इज एन एक्टिव अडेप्टिव इम्यूनिटी के फॉर्म में होती है, जिसकी एंटीबॉडीज़, इसकी इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में नहीं होता है. कोई भी अगर हमारा इम्यून सिस्टम एक नए वायरस को या एक नए पैथोजन को आइडेंटिफाई करता है और हमारा इम्यूनिटी नहीं होती है, तो हम एक्टिव इम्यूनिटी अपनाते हैं. तो हम फिर ड्रग्स लेते हैं, कोई पॉपुलर मेडिसिन होती है या फिर वैक्सीन. इस वजह से एक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ क्योर होता है और इम्यूनिटी हमें मिलती है. थर्ड इज पैसिव इम्यूनिटी. सो पैसिव इम्यूनिटी इज what we get from another person's body. For example, मदर्स ब्रेस्ट मिल्क, वो एक बच्चे के लिए एक पैसिव इम्यूनिटी है. प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बॉडी में जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो एक पैसिव इम्यूनिटी है कि दूसरे
पर्सन की बॉडी बहुत हेल्दी है, इम्यून है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लेटलेट्स ट्रांसफ़र की जाए तो जो भी इल पर्सन है उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। फॉर एग्जांपल अगर हम डेंगू के केस में देखें तो बहुत न्यूज़ में आ चुका था उस टाइम पे कि आप प्लेटलेट्स दें, प्लेटलेट्स लें, तो वो प्लेटलेट्स जिससे आप लेते हैं उसकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है, तो वो ट्रांसफ़र होती थी जो जो हॉस्पिटलाइज्ड है, जो कि पेशेंट है उसको, ताकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी इज़ ड्यूरेशन कितनी, बिकॉज एक्टिव इम्यूनिटी इज विल बी देयर इन योर बॉडी फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो प्रॉपर एक कंसेप्चुअल इलाज है प्रॉपर इन्फेक्शियस डिजीज का। पैसिव इम्यूनिटी एक टेम्पररी इम्यूनिटी होती है, दो व्हेन वी से टेम्पररी इट डज नॉट मीन दैट within 3-4 weeks or by 1-2 year it gets overrided, ऐसा नहीं है। लेकिन एक पैसिव इम्यूनिटी होती है जिसको किसी दूसरे की बॉडी से हमें मिलती है। तो एक बेसिक कंसेप्ट इम्यूनिटी वर्क कैसे करती है हमारी ह्यूमन बॉडी में इज बिकॉज ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज फाइगोसाइट्स एंड द लिम्फोसाइट्स। तो फाइगोसाइट्स are the cells that protects the body. Okay, the phagocytes are cells that protects our body and invaders, destroy invading organisms. For example, when we say organism is again the pathogens, virus, bacteria. तो वो आइडेंटिफाई करती है और उसको डिस्ट्रॉय करती है। नाउ lymphocytes is the part of white blood cell, and actually it helps the body to remember the invader and destroy them. तो lymphocyte का ये काम है कि वो मेमोरी भी स्टोर करता है कि हाँ ये वायरस था, अगर इन फ्यूचर कभी सेम वायरस हमारे बॉडी में आया तो फिर मैं अपनी इम्यूनिटी रिलीज करूँगा। अगर लिम्फोसाइट को पता चला कि ये जो वायरस आया है इसको मैंने कभी पहले नहीं देखा है, कभी पहले जाना नहीं है, तो हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। जैसे कि कोरोना वायरस में हमारी लिम्फोसाइट्स को पता ही नहीं था कि ये कौन सा वायरस है, क्योंकि ये पहले कभी आया नहीं था, इसलिए इम्यूनिटी बनी नहीं, डेवलप हो नहीं पाई। तो दिस इज़ हाउ द लिम्फोसाइट्स वर्क्स, एंड there are two types of lymphocytes. First is B lymphocytes and second is T lymphocytes. So in layman language, we have to understand that B lymphocytes works as defense mechanism. वो ढूंढता है पूरे बॉडी में B lymphocytes कि कहाँ कहाँ पे वो वायरसेस हैं, कहाँ कहाँ पे they are creating damages, कहाँ कहाँ पे वो म्यूटेट कर रहे हैं अपने DNA को। और T lymphocytes का काम है कि उसको ढूंढ ढूंढ के जितने भी पैथोजेंस शरीर में हैं, जितने भी वायरस शरीर में हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना। तो बेसिकली B का काम है वर्क एज ए मिलिट्री मैकेनिज्म, T का काम है वर्क्स एज एन सोल्जर। सो इन बेसिक लेमन लैंग्वेज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि B एक मिलिट्री मैकेनिज्म का काम करता है और T सेल्स एक सोल्जर्स का काम करते हैं। How the phases before introduce, what are the phases before we introduce vaccine in the market? ठीक है, so किसी भी वैक्सीन को एक लैब से लेके और एक मार्केट तक के बीच का जो सफ़र है वो बहुत ही चैलेंजिंग जर्नी होती है, because it involves lots and lots of money and efforts. First phase is preclinical ट्रायल, जिसको हम बोलते हैं एनिमल टेस्टिंग। तो कोई भी लैब अपनी वैक्सीन को या अपने ड्रग को सबसे पहले एनिमल पे टेस्ट करता है। एनिमल पे टेस्ट करते वक्त उसको ये पता होना चाहिए और ये पता लगाता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो कितने हैं। अगर नहीं है सो इट्स ओके, वी कैन गो हैड मूव टू द नेक्स्ट लेवल। साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एफिकेसी क्या है वैक्सीन की, कितनी इफेक्टिव है, और वायरस को डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ये एक फर्स्ट स्मॉल फेज ट्रायल होता है जो कि लैब में होता है और इसको प्री क्लिनिकल टर्म्स भी कहते हैं। सेकेंड कम्स द फर्स्ट फेज ऑफ दिस द होल चेन इज कॉल्ड फेज 1, जो ह्यूमंस पे ट्राई किया जाता है।
तो ह्यूमंस पे जब ट्राई किया जाता है वो एक बहुत स्मॉल नंबर ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे, जिसको हम स्मॉल सैंपल साइज कहते हैं, उस पर ट्राई किया जाता है। और वो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल दे आर the healthiest people in that town or in that vicinity, उन पे ट्राई किया जाता है, जो कि मे बी एक सोल्जर हो सकते हैं या फिर कुछ अच्छे कम्युनिटी के पीपल, दोज हु ट्राई बेस्ट प्रैक्टिसेस हाउ टू स्टे हेल्दी। उन पे ट्राई करने के बाद उन पे चेक किया जाता है कि इन पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, या फिर जो हम डोसेज दे रहे हैं वो डोसेज की अपर लिमिट या लोअर लिमिट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो व्हेन वी से अपर लिमिट, मतलब कि हम अगर डोज ज़्यादा दे रहे हैं वैक्सीन का तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, या हम डोज कम दे रहे हैं तो फिर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फेज़ 1 में लैब्स और बायोटेक कंपनीज ये रिसर्च करती हैं, और देन अगर सब कुछ ओके है तो फिर नेक्स्ट फेज़ विच इज़ फेज़ 2। फेज़ 2 में द सैम्पल साइज गोज डाउन टू 1000 और मे बी 1500 पीपल। यहाँ पे डेमोग्राफीज ली जाती हैं, यहाँ पे भिन्न भिन्न वर्गों को लिया जाता है, मे बी men, women, then elderly, then children's, and then with persons with other medical conditions। तो डेमोग्राफिक्स पे ये ट्राई करते हैं। 1 से 1000 या 1500 सैम्पल साइज होती है। इस पे भी हम सेम टेस्ट करते हैं कि अब अलग अलग लोगों पे जो हम कर रहे हैं, अलग सोसाइटी में हम कर रहे हैं, तो अब क्या इफेक्ट आ रहा है। अगर कोई साइड इफेक्ट है, नहीं है तो उसको क्योर करते हैं, वो वहाँ पे वैक्सीन को फर्दर ट्रायल में जाने से रोक दिया जाता है, फिर रिसर्च होती है। अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द लास्ट फेज इज कॉल्ड द फेज 3। Phase 3 is one of the most important for any pharmaceutical company or any research laboratory, because ये final stage होता है। इस stage में large demography को लिया जाता है, एक बहुत बड़े level पे लिया जाता है, which is it might go to another country as well, कि हम दूसरे country में भी इसको ट्राई करके देखते हैं, और ऐसा ही होता है। So sample size could be 1000, 2000, 3000, 4000। In the case of United States ने जो अपनी वैक्सीन डेवलप की है, which is Pfizer BioNTech, 60,000 सैम्पल साइज उनका था। They were very much confident, they were very sure कि it will be successful, and it is actually 60,000 लोगों के ऊपर वो ट्रायल हुआ, और उस पर ऑब्जर्व किया गया क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और वैक्सीन की अगर कोई अपर लिमिट है तो कोई उस पर डिसएडवांटेज है, या फिर कोई साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उस पर, या फिर लोअर लिमिट है तो लोअर लिमिट पे एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, कितने डोज लग रहे हैं, 2, 3, 4, 5। ये सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाती हैं, ये वैक्सीन इन सारे प्रोसेस से निकल जाता है, तब वैक्सीन गवर्नमेंट बॉडीज़ पे जाता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी पे जाता है, जैसे CDC हो गई, या फिर WHO हो गया, या फिर FDA हो गया, दैट्स फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ द US। वहाँ पे जाता है, FDA अप्रूव करती है, तब ये वैक्सीन मार्केट में आती है। जब मार्केट में आती भी है तो कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं आती है, वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी पर्पज़ के लिए आती है, कि किसी कंट्री में या फिर किसी स्मॉल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, स्मॉल सेगमेंट ऑफ पीपल, उनको दिया जाए, विच इज़ फॉर इमरजेंसी यूज़। This is the most important part of the entire video, क्योंकि अगर हम ये समझ लेंगे तो फिर हम ये समझ जाएंगे कि वैक्सीन किस टाइप्स की आ रही हैं मार्केट में, और फिर हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी है, या फिर हम जो लगवा रहे हैं वो क्या हमारी बॉडी के लिए ठीक है, या फिर हम एटलीस्ट हमें इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। तो देयर आर ऑलमोस्ट 6 ways हाउ टू क्रिएट अ वैक्सीन। आइडियली 4 होते हैं, कुछ लेबोरेटरीज 6 तरीके यूज़ करते हैं, आइडियली 4 होते हैं, जिसमें एज वी कैन सी हियर होल इनएक्टिवेटेड वायरस, प्रोटीन सब यूनिट, एडेनो वायरस, mRNA, बेसिकली 4 तरीके की होती हैं। ये 2 मेथड्स हैं, दीज आर कॉल्ड नेक्स्ट जेन। ये मेडिकल साइंस का, ये मेडिकल
जगत का, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सो फार द क्रिएशन कि इस तरह के फॉर्मेशन की भी वैक्सीन मार्केट में आ चुकी है. सो वी विल टॉक दिस अबाउट नाउ. ये जो दो वैक्सीन्स हैं, दिस इज इनएक्टिवेटेड वायरस एंड प्रोटीन सब यूनिट, दिस हैज़ बीन इन द मार्केट सिंस 1960s. सो इन वैक्सीन्स की अगर हम बात करें तो सारी वैक्सीन ही ऐसी हैं, लाइक इवन OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, BCG, मीजल्स, रेबीज, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इससे पहले जितनी भी वैक्सीन्स आई हैं वो कन्वेंशनल मेथड से ही आई हैं. सो कन्वेंशनल मेथड वैक्सीन होती क्या है? So basically, these vaccines they are getting used. They use viruses, inactive वायरस यूज करते हैं और उनको ट्रिगर करते हैं कि बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो. फॉर एग्जांपल, कन्वेंशनल मेथड में दो तरीके की वैक्सीन होती हैं. एक बनाई जाती है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन. लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब होता है, अटेन्यूएटेड का मतलब होता है वीक करना, इनएक्टिव करना. एक लाइव इनएक्टिव वायरस को एडमिनिस्टर किया जाता है ह्यूमन बॉडी में, और जब एक इनएक्टिव वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो हमारी इम्यून सेल्स अपने आप, जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, जो हमारे बी सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, वो अपने आप पता कर लेती हैं, अरे इसको तो हमने देखा हुआ. तो फिर उसके अगेंस्ट वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेती हैं और फिर वो दोनों मर्ज होके मेन जो वायरस है उससे लड़ते हैं. एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन का बहुत सिंपल एंड बहुत ही अच्छा, इट्स बीन इन द मेडिकल हिस्ट्री सिंस डेकेड्स और बहुत सक्सेसफुल काम करता है. सिमिलरली इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स में बेसिकली जो वायरस होता है उसकी जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ताकि वो अंदर जाके DNA ना क्रिएट कर सके, DNA को हमारे DNA से छेड़छाड़ ना कर सके. इसलिए एक लाइव वायरस को उसके जेनेटिक मटेरियल को, विच इज़ द DNA एंड द RNA पार्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और फिर एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म में उसको हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है. एंड अगेन द प्रोसेस इज सेम. जिनकी इम्यूनिटी वीक है वो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन उनको नहीं दिया जाता है, लेकिन जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है वो ईजिली किसी को भी लग सकती है. इवन इन द पूरेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, अफ्रीका में भी वहाँ पे इनएक्टिवेटेड वायरसेस वैक्सीन यूज़ होती हैं और सक्सेसफुली वहाँ पे लोग क्योर हो गए हैं. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में. नेक्स्ट अब उसके बात करते हैं विच इज़ प्रोटीन सब यूनिट. सो अगेन प्रोटीन सब यूनिट में भी हम एक इनएक्टिवेटेड वायरस को प्रोटीन के साथ, जो वायरस है हम उसको एक स्मॉल पोर्शन लेते हैं वायरस का, उस वायरस के प्रोटीन के साथ हम उसको इंजेक्ट करते हैं अपने बॉडी में. एंड अगेन फिर वो हमारी इम्यूनिटी पहचान लेती है कि हाँ मैंने इसे देखा हुआ है, एंड देन एक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, एक एंटीबॉडीज क्रिएट होती है और फिर उस वायरस से लड़ती है. तो बेसिकली एक खुद हम एडमिनिस्टर करते हैं इसमें प्रोटीन. तो ये भी एक कन्वेंशनल मेथड है और एक्चुअली इसका जो गोल है, द गोल इज टू जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ पैथोजन. अब वो पैथोजन का पार्ट इट कुड बी प्रोटीन और शुगर टू न्यूट्रलाइज द वायरस. तो बेसिकली ये वायरसेस को न्यूट्रलाइज करते हैं बॉडी में और दिस इज हाउ द प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन वर्क्स. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट part of the vaccination across the world is nucleic acid vaccination and viral vector vaccine. ये दोनों mRNA and viral vector is one of the best, one of the most अब तक की so far medical history में ये एक नया टेक्नोलॉजी है जिसमें कि एक न्यूक्लिक एसिड वायरस में क्या होता है कि हम एक वायरस के जेनेटिक मटेरियल को इंस्ट्रक्ट करते हैं. सो द वायरस, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस विच इज़ द RNA एंड DNA, उसको हम इंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि वो अंदर जाए हमारे साइटोप्लाज्म के थ्रू, जो लिपिड स्ट्रक्चर है हमारे सेल का, साइटोप्लाज्म के थ्रू वो जाए हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, और जो म्यूटेटेड जीन है, जो वायरस ने जीन को म्यूटेट कर दिया है,
जिसकी वजह से प्रोटीन काम नहीं कर पा रहा है, उस म्यूटेटेड जीन को ये जाए और फंक्शनल जीन की तरह काम करे। और जब ये फंक्शनल जीन की तरह काम करेगा तो जो म्यूटेटेड जीन है वो अपने आप में इसमें मर्ज होकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और प्रोटीन फॉर्म करने लगेगा। जब प्रोटीन फॉर्म करने लगेगा तो फिर हमारी बॉडी को पता चलेगा कि अब ये सारे फंक्शंस हमारी बॉडी के ठीक हो रहे हैं। तो इट्स ए पार्ट ऑफ एडिनोवायरस। 4 तरीके के वेक्टर होते हैं जिसमें कि एडिनोवायरस वेक्टर हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम द कंपनी आई थिंक ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका, ये एक चिंपैंजी का एडिनोवायरस यूज़ करती है। जो रशियन वैक्सीन है वो ह्यूमन एडिनोवायरस यूज़ करती है, 2 ह्यूमन्स के एडिनोवायरस यूज़ करती है। एंड थर्ड इज़ आई थिंक जॉनसन एंड जैनसन, जो कि जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन है, वो एक ह्यूमन के एडिनोवायरस यूज़ करते हैं। एडिनोवायरस बेसिकली एक फ्लू लाइक सिम्टम वाला वायरस है। अगर सर्दी जुकाम छींक जो वो वायरस होते हैं, वो वायरस यूज़ हुआ है वायरल वेक्टर वैक्सीन में। तो एडिनोवायरस को हम सेम प्रोसेस, एडिनोवायरस के जीन स्ट्रक्चर को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई तू अंदर जा साइटोप्लाज्म में और जो म्यूटेटेड जीन है उसके साथ तू न्यूट्रलाइज हो और फिर प्रोटीन को अपनी प्रोटीन रिलीज कर ताकि प्रोटीन बॉडी के सारे काम करे। तो बेसिकली द न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन यूज जेनेटिक मटेरियल टू प्रोवाइड सेल्स with instruction to make the anti-aging. ठीक है। Once the genetic material gets into the human cell cytoplasm with the help of lipid nanoparticles, it uses cells protein factories to make antigen. वो cells protein factories बनाता है ताकि वो एंटीजन बने और फिर हमारे इम्यून सिस्टम को टारगेट करें। Now it teaches our cell to make protein or even just a piece of protein that triggers an immune response inside our body. ठीक है। तो ये 2 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं कि क्या इस टेक्नोलॉजी से हमारे डीएनए के चेंज होने के चांसेस हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी सेफ है? तो द आंसर इज येस। दिस टेक्नोलॉजी, द वैक्सीनेशन इज एब्सोल्युटली सेफ। इसमें हमारे डीएनए चेंज नहीं होते हैं, ना ही न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन में विच इज़ mRNA, ना ही वायरल वेक्टर वैक्सीन में। इसमें चेंज नहीं होते हैं हमारे डीएनए। इसमें सिर्फ आरएनए की फॉर्मेशन होती है। आरएनए इज़ द हाफ, क्योंकि डीएनए 2 स्ट्रैंड से बनता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड का होता है। तो आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए को हम इंजेक्ट करते हैं और वो हाफ पोर्शन जाके, जो म्यूटेटेड जीन है वो हाफ पोर्शन में जाके आरएनए फंक्शनल होता है और तब जाके वो प्रोटीन क्रिएट करता है। तो क्लियरली ये इनफैक्ट सीडीसी की वेबसाइट पे, WHO की वेबसाइट पे लिखा हुआ भी है कि दिस डज नॉट ऑल्टर आवर डीएनए। सो these vaccine आर एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली सेफ। बस एक चैलेंज है स्पेशली फॉर आरएनए वैक्सीन्स कि आरएनए वैक्सीन्स they have been asked to hold in very extreme low temperature, लगभग -70 to -80 डिग्री सेल्सियस में इसको रखना होता है और ऐसी फैसिलिटी सारे कंट्रीज़ के पास नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ भी इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, इसको कंजर्व नहीं कर पाएंगी, इसको रख नहीं पाएंगी। लेकिन आने वाले टाइम पे इस पे भी रिसर्च हो रही है, हाउ वी कैन मेक द स्टोरेज मोर एफिशिएंट, मोर बेटर वे, सो दैट ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड में यूज एनी ऑफ दिस वैक्सीन्स। सो ये 4 फॉर्म्स हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि वैक्सीन कैसे बनती है। नाउ let's talk about that what are the vaccines available in the market. Before going ahead, let's talk about this image. तो इस इमेज की मैं बात कर रहा था। ये जो इमेज है, आप ये कंसिडर कीजिए कि यहाँ पे नोवल कोरोना वायरस है। इस स्ट्रक्चर में अपनी डीएनए म्यूटेट हुआ है और ये हम एडमिनिस्टर करते हैं। दिस इज़ अ फंक्शनल जीन। दिस हैज़ बिन डन आइदर थ्रू वायरल वेक्टर और थ्रू न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। इसकी वजह से
फिर प्रोटीन बनता है और प्रोटीन काम करता है बॉडी में। तो ये एक प्रोमोटर का भी काम करता है। जो वैक्सीनाइजेशन है, जो जेनेटिक मटेरियल जो हम उसको गाइड कर रहे हैं कि भाई तू अंदर जा और जो म्यूटेटेड जीन है उसको तू न्यूट्रलाइज कर और प्रोटीन रिलीज कर, ये एक प्रोमोटर की तरह भी काम करता है, ये एक्सेलरेट करता है, ये एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। तो इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाती है नॉर्मल जो प्रोडक्शन होती है डीएनए के स्ट्रैंड्स की। नाउ नेक्स्ट अप, ये एक स्मॉल शीट मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ, एक कॉम्प्रिहेंसिव शीट है जहाँ पे आई हैव बाइफरकेटेड दैट व्हाट आर द वैक्सीन्स अवेलेबल इन द मार्केट, इनकी कंपनीज कौन बनाया है, किस इंस्टीट्यूट से है, किस कंट्री की है, कितने डोसेज हैं, न्यूज़ में फ़िलहाल क्यों है हाईलाइटेड, और किस किस कंट्री में ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। सो दिस हैज़ ऑल्सो बीन बाइफरकेटेड कि ये कौन सी वैक्सीन इसमें आरएनए है, कौन सी वायरल वेक्टर है और कौन सी इनएक्टिवेटेड है एंड देन प्रोटीन बेस्ड। सो लेट मी गो थ्रू विद दिस वेरी क्विकली। यहाँ पे वैक्सीन फर्स्ट जो 2 वैक्सीन्स हैं जो कि mRNA बेस्ड टेक्नोलॉजी पे हैं, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है उस टेक्नोलॉजी पे हैं, विच इज़ बायोएनटेक एंड फाइज़र। ये 2 बायोएनटेक एंड फाइज़र जिसने अपने वैक्सीन का नाम दिया है कोमिरनेटी। कोमिरनेटी का स्पेसिफिक मतलब यही होता है कि उन्होंने कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है कोविड-19, mRNA, कम्युनिटी और इम्यूनिटी। कॉर्मिटी का टोटल मतलब यही होता है कि कोविड-19, इम्यूनिटी, कम्युनिटी एंड mRNA। तो BioNTech is one of the biggest pharmaceutical company of the Germany, and Pfizer is one of the world's largest pharmaceutical company in the US. तो basically United States and America ने मिलके इस वैक्सीन को, इस mRNA वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया है पूरे मार्केट में, एंड दिस इज ओनली टू गेट एंड इट्स एडमिनिस्टर 2 doses इज मैक्सिमम, इज एनफ फॉर एनीबॉडी। दिस हैज़ बीन सोलली एंड फुल्ली एक्टिवेटेड, ये लाइव हो चुकी है, ये कमर्शियल पर्पस के लिए एक्टिवेटेड है। ये अफ्रीका एंड मैक्सिको, हांगकॉन्ग, जापान, इनिशियली यहाँ पे इनका ट्रायल हुआ था, फेज 3 ट्रायल, और इट्स लाइव नाउ। सेम विथ मॉडर्ना भी पूरी की पूरी यूएस की ही वैक्सीन है, जो कि एक इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिलके, और मॉडर्ना अगेन एक बायोटेक कंपनी, ये तीनों मिलके यूएस में इस वैक्सीन को डेवलप किया है। एंड दीज 2 वैक्सीन हैज़ 94 to 96% एफिकेसी रेट। ये बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी वैक्सीन्स मानी जा रही हैं, और इनकी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड द कैपेसिटी इज बीन डाउन इनटू millions and millions of vaccine has already been distributed to various countries. Now वायरल वेक्टर में 3 वैक्सीन्स अभी जो है कमर्शियल यूज़ में हैं, वो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, जो कि स्वीडन और ब्रिटेन की कंपनी है। आई थिंक एस्ट्रा इज़ अ स्वीडिश कंपनी एंड जेनेका इज़ अ ब्रिटिश कंपनी। इन दोनों का कोलैबोरेशन बहुत पहले हो चुका था, लेकिन अभी इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बनी है, और यही वैक्सीन है जिसमें चिंपैंजी वायरस यूज़ हुआ है। सो चिंपैंजी वायरस यूज़ हुआ, एंड यूके, यूएस, EU, कनाडा, इज़राइल, सिंगापुर, बहुत सारी कंट्रीज़ में इसका ट्रायल हुआ है। स्पुतनिक वी, दिस इज़ नॉट 5, दिस इज़ वी इज़ अगेन वायरल वेक्टर का वी है। ये एक गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, रशिया की इंस्टीट्यूट है, बनाई है, लेकिन इनको भी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने मदद की है। वायरस वैक्सीन का एक कंपोनेंट जो है वो एस्ट्राजेनेका का है, ऑक्सफोर्ड का है, और ये इंट्रोड्यूस किया गया है रशिया द्वारा, 2 डोजेज इनके लिए भी, एंड दिस इज़ ऑल्सो now available and been made commercial to use for general citizens. जॉनसन जॉनसन जेसन वैक्सीन जिसको कहते हैं, जॉनसन जॉनसन कंपनी की है। ये यूएस एंड बेल्जियम कंपनी को, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड बेल्जियम ने मिलाकर बनाया है इसको। फिलहाल CDC एंड FDA ने इस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि देयर हैज़ बीन सम साइड इफ़ेक्ट्स
कुछ लोग यूज़ कर रहे थे इसको ऑस्ट्रेलिया में, और इवन इन द यूके पीपल हॉस्पिटलाइज्ड एंड ऑल्सो डेथ हो गई थी कुछ लोगों की, इस वजह से इसको सस्पेंड कर दिया गया है. द रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन एंड दे आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस इट सून. हाउएवर ये फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल भी पास कर चुकी थी. इमरजेंसी वैक्सीनाइजेशन में ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी. फिलहाल ये सस्पेंडेड है, बट ये वैक्सीन इज जस्ट वन शॉट, वन डोज एंड इनफ. इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन्स. इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन्स 3 हैं, 2 तो चाइना की हैं. एक कोरोना वैक, एक सिनोफार्म. चाइनीज़ के बायोटेक्नोलॉजी कंपनी वहाँ पे, वन ऑफ द बिगेस्ट बायोटेक कंपनीज इन द चाइना एंड इन एशिया. तो ये दोनों वैक्सीन चाइना के द्वारा हैं. दिस इज़ ऑलरेडी इन द गो एंड इन द मार्केट. और ढेर सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ढेर सारी लो लेवल इकोनॉमिक कंट्रीज़ में ये इनका फेज 3 ट्रायल हुआ था और ये सक्सेसफुल हैं. कोवैक्सीन इंडिया की वैक्सीन है. दिस इज़ द ओनली वैक्सीन सोली एंड सक्सेसफुली रनिंग. ये भारत बायोटेक ने बनाई है विद द हेल्प ऑफ ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और हैफकिन इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग राइट्स वाया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम ICMR टू प्रोड्यूस वैक्सीन इन इंडिया अलॉन्ग विथ भारत बायोटेक. तो हैफकिन इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस कर रहा है, इनको मैन्युफैक्चर कर रहा है, और ये वैक्सीन ऑलरेडी इन द गो है. कई लोगों को लग भी चुकी है और सीनियर सिटीजन्स के लिए ऑलरेडी लग चुकी है. रिसेंटली अभी ये भी अनाउंस हुआ है कि above 18 years of age, above 18 years of age till 44 लगा सकते हैं. Last but not the least is Novavax. Novavax is a protein-based vaccination. ये एक protein-based vaccination है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की हेल्प से ये बना हुआ है, और दिस इज़ ऑल्सो इन द यूनाइटेड स्टेट ने, US ने इसको बनाया है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. और अभी ये सिर्फ इमरजेंसी ट्रायल में UK में ट्राई की जा रही है. अभी कमर्शियल यूज़ के लिए अभी इसको अवेलेबल नहीं किया गया है. नेक्स्ट अप इज़ स्मॉल इन्फॉर्मेशन हियर कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो जनवरी 2021 में इंडिया ने ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को इम्यूनाइजेशन के लिए अलाउ किया था, और वही वैक्सीन, उन्हीं का फॉर्मूला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है जो कि पुणे में है. वहाँ वो वैक्सीन बन रही है, और वही वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के नाम से है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना के कोविशील्ड नाम से इंट्रोड्यूस कर रही है. तो ध्यान देने की बात ये है कि इंडिया में फ़िलहाल 2 वैक्सीन जो अवेलेबल हैं, एक कोवैक्सीन, दूसरी कोविशील्ड. बोथ आर मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया, फ्रॉम इंडिया. एक इनएक्टिवेटेड वायरस है और एक वायरल वेक्टर है. कोवैक्सीन इज इनएक्टिवेटेड वायरस एंड कोविशील्ड इज वायरल वेक्टर. सो हियर वी नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंसेस, जो हम पूछ रहे हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों वैक्सीन में. हालांकि दोनों ही इफेक्टिव हैं, दोनों ही यूसेज हैं. थर्ड लास्ट यहाँ पे एक मैंने एक ड्रग का नाम लिया है जहाँ, जो कि बहुत पॉपुलर है इस टाइम पे, विच इज़ रेमडेसिविर. रेमडेसिविर इज़ अ ड्रग, इट्स नॉट अ वैक्सीन. lot of people are getting confused that remdesivir is a vaccine. No, it's not a vaccine. It's a drug, and it's an efficient drug. It has been used in the past in the curement of hepatitis C and Ebola viruses. इसकी it helps, वैसे बहुत सारी चीज़ों की हेल्प करती है. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है. तो इन द लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर विच इज़ 2019 एंड 2020 में जब कोविड फैला था, तो UK US में जितने लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट थे उनको रेमडेसिविर दिया जाता था, और जिनको कोमोर्बिडिटी होती थी, जिनको कोमोर्बिडिटी थी, उनको भी ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो. सो दिस वैक्सीन इज इफेक्टिवली, दिस ड्रग इज इफेक्टिवली सेफ. इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट. Once again, this is not a vaccine, this is a drug which can be used for not curement but instant help, instant relief from COVID-19 viruses and its related patients. जहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन उभर के आता है कि भाई इंडिया में इतने लोग हैं, दिस इज़ द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री,
यहाँ पे जब इतने लोग हैं और वैक्सीन हमें सुनने में आ रहा है कि बाहर दी जा रही है, बाहर वैक्सीन अदर कंट्रीज में दी जा रही है, क्यों ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्यों कर रही है इंडिया? ऐसे भारत सरकार क्या चाहती है? वेल, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है. सो वाई इंडिया गेव वैक्सीन टू अदर कंट्रीज? इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं आपको इस इमेज के द्वारा, यहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इस इमेज के द्वारा आई वुड वांट यू टू गो बैक इन टाइम इन जून 2020. जून 2020 में पीएम मोदी ही पार्टिसिपेटेड इन वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट, जहाँ पे बहुत ढेर सारी डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज के बिजनेसमैन्स, ब्यूरोक्रेट्स और बिग बायोटेक कंपनीज दे पार्टिसिपेटेड. एंड वहाँ पे पीएम मोदी हैज़ अनाउंस्ड दैट इंडिया प्लेजेस $15 million टू गावी. इसका मतलब ये था कि इंडिया ने $15 million गावी को देने के लिए प्रॉमिस किया था. तो पीएम मोदी अब एक ऑब्लिगेशन में है कि जब भी वैक्सीन इनकी बनेगी तो उस वैक्सीन का 15 million विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ट्रांसफर्ड टू Gavi. Now, what is Gavi? So, Gavi is an global alliance for vaccination and immunization. Gavi एक गरीब देश के गरीब बच्चों को इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनाइजेशन कराने की मदद करता है. एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पे, जहाँ पे यूनिसेफ, WHO एंड मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं. और गावी को वो फंड्स मिलते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अंडर प्रिविलेज लोगों को अफ्रीकन कंट्रीज़ में और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में. जो भी कंट्रीज जिनकी लो कैपिटा इनकम बहुत कम है, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ दिया जाता है ताकि उनकी मदद हो. तो हालांकि ये स्टेप बुरा नहीं है, ये स्टेप बहुत अच्छा स्टेप है. एक वर्ल्ड लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इंडिया लिमिटेड कुछ कंट्रीज़ में से है जिनके पास वैक्सीन है, खुद की वैक्सीन है. तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग. इट्स अ गुड थिंग टू गेट अस हाईलाइटेड ऑन द वर्ल्ड लेवल, एंड सो दैट वर्ल्ड विल ऑलवेज बी थैंकफुल ऑफ अस, ऑफ बीइंग इंडियन. और इसको संबोधित करते करते जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि हम अपनी एंशियंट पॉलिसी फॉलो करते हैं, जो कि वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जानी जाती है. वर्ल्ड इज़ वन फैमिली. सो यही एक रीज़न था. वैक्सीनाइजेशन जब हो रही थी तो मास लेवल पे वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वेल उसमें यहाँ पे मैंने कुछ आंकड़े लिखे हुए हैं दैट 65 मिलियन वैक्सीन इंडिया ने टोटल 90 कंट्रीज़ में डिप्लॉय की हैं, जिसमें से 10 मिलियन वॉज सेंट एज ए ग्रांट, 36 मिलियन कमर्शियल बेसिस पे दी गई थी, और 19 मिलियन कोवैक्स प्रोग्राम, तो गावी का कोवैक्स प्रोग्राम है, उसमें दी गई थी. तो ये टोटल इसके आंकड़े हैं विच इज़ गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. एंड दिस इज़ हाउ the government or the agency or the policy maker have introduced India on the international level, international platform. मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत फॉरवर्ड स्टेप है. पीएम मोदी का कहना ये भी था और मिनिस्टर्स का कहना ये भी था कि ये जो वैक्सीन दी गई है वो आपके हिस्से में से नहीं दी गई है. ये वैक्सीन ऑलरेडी बनी ही हुई थी वहाँ जाने के लिए. तो जितनी भी ये वैक्सीन है, विच इज़ 65 मिलियन वैक्सीन, वो आइडियली आई थिंक 1 महीने का काम है किसी भी लाइक फॉर एग्जांपल भारत बायोटेक के लिए या फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोवैक्सीन और कोविशील्ड. ये रिसेंटली न्यूज़ में भी था, न्यूज़पेपर के ही शॉर्ट मैंने लिया है. कौन सी वैक्सीन आपको लगवानी चाहिए, कौन सी नहीं लगवानी चाहिए? आइडियली मुझे नहीं लगता कोई भी वैक्सीन बनी ही ऐसी है क्योंकि वो नुकसान करे. ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है. जिस वैक्सीन के बारे में हमने सब में बात की, ऑल दोज वैक्सीन आर लिटरली एफिशिएंट एंड हैज़ गॉट सेफ्टी एंड एफिकेसी लेवल. दे आर रियली 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 वेरी गुड. कोवैक्सीन हमें समझना होगा इनएक्टिवेटेड वायरस है, और कोविशील्ड इज़ द वायरल वेक्टर. कोवैक्सीन भारत बायोटेक, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने मिल के बनाया है. सो दोनों ही वैक्सीन इज़ सेफ एंड सिक्योर एंड एफिशिएंट. हालांकि कोविशील्ड की एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोवैक्सीन. दैट डजंट मीन दैट
कोवैक्सीन इज़ नॉट एफिशिएंट। रिसेंटली अभी जो न्यूज़पेपर में या फिर जो अभी एनालिसिस हुई है इन दोनों के बीच में, वो यही हुई है कि अगर 10 मिलियन को हम लगा रहे हैं वैक्सीन, फॉर एग्जांपल कोवैक्सीन, तो 0.5% ऑफ द पॉपुलेशन आर गेटिंग सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस अगेन। और कोविड शील्ड में भी यही प्रॉब्लम है। लोगों को लग रहा है कि अगर हम 10 मिलियन को लगा रहे हैं तो फिर उनको वैक्सीन लगाने के बाद ऐसा हो रहा है। दैट डजंट मीन कि देखिए इतनी बड़ी लार्ज पॉपुलेशन में अगर आप किसी से पूछने जाओ कि भाई डोमिनोज का पिज़्ज़ा किसको अच्छा लगता है, कोई ना कोई ऐसा मिलेगा आपको जो यही कहेगा कि मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे सूट नहीं करता, मुझे ये नहीं करता, मुझे वो नहीं करता। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। धीरे धीरे करेगा लेकिन तुरंत नहीं करेगा। वैक्सीन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। पहले डोज के 2 हफ्ते बाद 15-20 डेज बाद वो असर करता है। धीरे धीरे आपके इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। धीरे धीरे वो फंक्शनल जीन काम करते हैं जो हमने बताया आपको, वो न्यूट्रलाइज करता है जो म्यूटेटेड जीन है। फिर सेकेंड डोज लगती है, फिर उसके भी 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद। सो इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ 1 मंथ। उस अगर 1 महीने के अंदर अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है या फिर कोविड पॉजिटिव हो गया तो आपको उसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं। यू आर एब्सोल्युटली सेफ बिकॉज आपके अंदर वो वैक्सीन टीकाकरण, वो वैक्सीन चली गई है। इट्स इज़ इन द प्रोसेस, वो डेवलप हो रही है और वो डेवलप होगी धीरे धीरे। 1 महीने के अंदर यू विल बी फुल्ली सेफ एंड सिक्योर। सो both these vaccine are absolutely clean, safety, and has got more than 70% of efficacy and has been tried and tested. बहुत लोगों को लग चुकी है। Now the government अब रिक्वेस्ट की है दोनों इंस्टीट्यूट से कि जितनी भी प्रोडक्शन है उनकी 50% वो सेंटर को दे, बाकी के 50% वो स्टेट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे। कुछ स्टेट्स ने वैक्सीन्स को अभी रिसेंटली फ्री कर रखा है फॉर एडल्ट्स फॉर 18 ईयर्स टू 44 ईयर्स। कुछ स्टेट्स शायद चार्जेस लगाएंगे या कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स चार्जेस लगाएंगे उस पर, ये बात की बात है। बट वैक्सीन, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, दे बोथ आर सेफ। आप आज ही जाइए, आज ही लॉग इन कीजिए और रजिस्टर कराइए और गेट योरसेल्फ प्रोटेक्टेड। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना ध्यान रखें, अपने लोगों का ध्यान रखें, सही जानकारी लें। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सोर्स इज़ फ्रॉम WHO, CDC एंड गावी एंड कुछ यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स। तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है, ये वेबसाइट के और ये एक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी के थ्रू आई है। तो आप भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन सुनते हैं तो किसी ऑथोराइज सोर्स के द्वारा सुनिए। अगर कोई आपको ऐसे ही बता रहा है तो आप उसे चेक कीजिए कि ये सही है या गलत है, तब कोई इन्फॉर्मेशन पास कीजिए। बिकॉज डिस इन्फॉर्मेशन विल लीड टू पैनिक इन द रिसेंट टाइम्स। सो बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें तो उसे चेक कीजिए कि इज़ इट राइट और रॉन्ग, इज़ इट वर्थ दैट शेयरिंग, इज़ इट नॉट, और am I a responsible citizen that I am doing this। मास्क पहनिए, 6 फीट की दूरी रखिए, अपना हैंड वॉश कीजिए, अपना ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा, कुछ नया लगा होगा। अगर नया नहीं भी लगा होगा एटलीस्ट आपका रिवीजन हो गया होगा। दिस इज़ इफेक्टिवली फॉर दोज पीपल हु आर एस्पिरेंट्स स्पेसिफिकली ऑफ अ नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, जिनको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है एक चीज़ को ढूंढने के लिए। तो ये वीडियो उनके लिए है, सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए है, एक जागरूक नागरिकों के लिए है कि एटलीस्ट आप समझें, देखें और क्या है इसमें, फिर आप अपना मत रखें, आप लोगों को राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।